उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों से की बातचीत। उत्तराखंड में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी। सभी राजनीतिक दलों ने किए सरकार बनाने के दमदार दावे। उत्तराखंड के कई छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार। सरकार की ओर से हो रही कोशिश। उत्तरकाशी स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय विकास मेले का शुभारंभ। ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ नृत्य कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवास कर रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल ने उन्हें बताया है कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापस लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्र और अन्य लोगों के सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहने को कहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। हम पूरी तरह से छात्रों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं, उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और उत्तराखंड के स्तर पर भी हमने एक नोडल अधिकारी की भी इसमें नियुक्ति की है। टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है और कुछ छात्रों के परिजनों से मैंने स्वयं भी बात की है। हमारे अधिकारीगण भी बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वहाँ से निकाला जाए, वहाँ से लाया जाए और जो भी हर संभव प्रयास हो। तो उत्तराखंड के जो भी व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं उनसे जुड़ी हर ताज़ा जानकारी हम आपको लगातार देते जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजे आने से पहले सियासी गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस अपनी हार स्वीकारती दिख रही है और इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। 6 बजे मतदान संपन्न हो चुका था। उत्तराखंड के 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी थी। उत्तराखंड में 14 फरवरी शाम 6 बजे मतदान संपन्न हो चुका था। उत्तराखंड के 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी थी, जिसका भाग्य 10 मार्च को खुलेगा। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की राजनीतिक सरगर्मी की, तो वो अभी तक नहीं थमी है। कांग्रेस एक तरफ सरकार बनाने के दावे कर रही है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी मौजूद है। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। हार स्वीकार की है कांग्रेस ने और हरीश रावत जी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तो आरोप लगाया है कि उन्होंने हार स्वीकार ली है कांग्रेस ने, तभी वो ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से हमने कहते आए हैं कि अब की बार 60 पार, तो इस बार के चुनाव परिणाम भी आपको उसी के आसपास दिखाई देंगे। और पिछली बार जितना मतदान हुआ था लगभग उतना ही मतदान हुआ है। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 70 में से 65 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रही थी। और मैं आपको ये आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिन 5 सीटों पर कांग्रेस की 2019 के लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त रही थी, उसमें से भी 3 सीटों पर वो पिछड़ रही। तो हमारे सहयोगी कृष्णा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, काफ़ी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन दलों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। बिल्कुल दीपक, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें, राजनीतिक सरगर्मी जो है वो अभी तक नहीं थमी है। हर एक दल का हम बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी का दावा है कि उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन उनकी किस्में कभी ईवीएम मशीन में क्या गए, जिसका भाग्य 10 मार्च को खुलेगा। लगभग ज्यादा दिन भी नहीं बचे 10 मार्च के लिए, जिसको कांग्रेस में एक तरीके से इंतजार नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस जो है लगातार उत्तराखंड में सपने देख रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसकी खुशी में हरीश रावत जहाँ पे पहुंच रहे हैं वो लगातार घोषणाएं करते हुए दिख रहे हैं। चाहे हम पेंशन बहाली की बात करें, चाहे हम विकास को लेकर बात करें, तो हरीश रावत जिस भी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में मतदान के बाद वो पहुंच रहे हैं वहाँ पे जनसभा के लिए, इस तरीके से लोगों से मिलने के लिए, तो वो ये तमाम घोषणाएं करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी उस पर लगातार संघर्ष कर रही है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि उसी दिन का समय, एक तरीके जिस तरीके से हम एक तरीके से आश्वस्त बैठे हुए कि सरकार हमारी बदली है, एक तरीके से कांग्रेस को भी आश्वस्त बैठना चाहिए अगर क्यों उन्हें लग रहा है तो एक तरीके के रोंग रवैये और अपने घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी घोषणाएं करती है तो वो सोच समझ कर घोषणाएं करती है ताकि वो आगे पूरी हो। लेकिन हरीश रावत जो घोषणा करते हैं वो खुद भी सोच के समझते हुए खुद भी घोषणा जो है वो एंड वक्त पे कर देते हैं। तो लगातार देखिए घमासान उत्तराखंड में जारी है। नए दिन कह सकते हैं 14 दिन भी नहीं बचे हैं 10 मार्च आने में, जिसका इंतजार एक तरीके सभी को, सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी है। उत्तराखंड के 632 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, जिसकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। लेकिन अब इस बीच देखिए 10 मार्च का इंतजार सभी को है। गुरुवार का दिन होगा, प्रभु साई की कृपा किसके ऊपर बरसेगी ये उसी दिन का वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से काउंटिंग का इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत लगातार ईवीएम से भी निगाहें जो है वो उनकी बनी हुई है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला हुआ है कि ईवीएम सेंटर पर जो है अपनी निगरानी 24 घंटे रखें, दिन हो चाहे रात हो। हरीश रावत खुद भी, हमें लगता है कि रात को जब सब सो जाते हैं तब खुद भी वो मॉनिटरिंग करने जाते होंगे, देखने जाते होंगे कि लगातार जिस तरीके से गड़बड़ाहट उनके अंदर है, जिस पर बीजेपी ने साफ कह दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने कि कांग्रेस ने अभी से अपनी हार स्वीकार ली है, जिसका वो टिकरा जो है ईवीएम मशीन पर फोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है उन राज्यों में कांग्रेस ने कोई भी आरोप जो है ईवीएम मशीन पर नहीं लगाया, और जिस राज्य में उसको समीकरण बिगड़ते हुए दिखते हैं तो वो पहले से ही इस तरीके से ईवीएम पर रोना जो है वो शुरू कर देते हैं। क्योंकि जनता ने एक तरीके से कमर फैलाने के लिए वोट दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इससे सभी नेता जो है आश्वस्त बैठे गए उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने के लिए। मगर अब देखने वाली बड़ी बात होगी 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार बिल्कुल। कृष्णा, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ, धूम धड़ाके के साथ उत्तराखंड की राजनीति में सरकार बनाने के दावे के साथ उतरी थी, लेकिन अभी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बातें हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी पहले से ही बाहर हो चुकी है इस खेल से? बिल्कुल, देखिए अगर हम विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा था। क्योंकि पहली बार तीसरा विकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने आया था आम आदमी पार्टी है, जिसको इस तरीके से साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी के तरीके से उत्तराखंड में झाड़ू चलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आके कई जनसभाएं करी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कई बार उत्तराखंड आए, कई दौरे उन्होंने किए हैं। अगर सीएम चेहरे की बात करें तो उन्होंने रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को सीएम चेहरा जो है वो उम्मीदवार बनाया है सीएम पद के लिए, तो वो गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की सीट हम दे सकते हैं। इस तरीके से रिटायर्ड फौज के जितने भी व्यक्ति हैं और वहाँ पर रह रहे हैं उत्तर गंगोत्री विधानसभा में, तो उनके वोट से इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को अपनी विधानसभा से जीत मिल सकते हैं, किसी हद तक या वोट काट सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से विनय गोयल की हम बातें सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि शुरू में इस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था हमें राजनीति लोग भी 15-16% की जो है वो वोट उत्तराखंड में अपने पाले, यानी कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा लें, यही बहुत है। सरकार बनाने के दावे में दूर दूर तक कोई भी दम आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखना दिलचस्प होगा परिणाम क्या बताते हैं, किसके दावे में कितना दम है। ये मतदाता ने तो तय कर दिया है, 10 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। कृष्णा, आप बने रहे हमारे साथ।
इस बीच यूक्रेन से जुड़ी ताज़ा जानकारी हमने आपको कहा था कि हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें आपको कि काफ़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें उत्तराखंड के भी कई ऐसे बच्चे हैं और लोग हैं जो वहां पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए गए हैं। इनमें कई एमबीबीएस के छात्र हैं। छात्रों को तत्काल वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की सरकार की ओर से कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में वहां रह रहे बच्चों के परिजन यहां काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड के कई युवा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और परिजन चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस ले आया जाए। राजधानी देहरादून के रहने वाले ही कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजन उनकी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। छात्रों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। आपको बता दें कि इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भी पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रमुख गृह सचिव आर.के. सुधांशु के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों का डेटा जमा करें और वहां से कौन कौन से लोग यूक्रेन में रह रहे हैं उनका नाम, पूरा पता, पूरी जानकारी इकट्ठा करें ताकि उन्हें वापस लाने को लेकर भारत सरकार के पास पूरी जानकारी दी जाए। डेटा मिलने पर शासन केंद्र सरकार से मिलकर जल्द कार्रवाई की गुजारिश करेगा। हमारे सहयोगी कृष्णा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे स्थिति की जानकारी ले लें। कृष्णा, यूक्रेन में बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं भारतीय, और इनमें से उत्तराखंड के भी कई छात्र हैं जिनके परिवार के सदस्य यहाँ काफी परेशान हैं। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए? बिल्कुल, देखिए दीपक, यूक्रेन में उत्तराखंड के कई निवासी जो है ये यूक्रेन में पढ़ाई भी कर रहे थे और अपना बिजनेस भी कर रहे थे। जिसकी सूचना देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार उनके परिजन एक तरीके से उनसे संपर्क साध रहे थे और वापस अपने बच्चों को बुलाने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। जिसके मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से ही इस पूरे मुद्दे पर गंभीर है और पल पल की नजर जो है रख रहे हैं। आज सुबह ही उन्होंने सचिवालय में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करी और उन्होंने अजित डोभाल से भी बातचीत करी और प्रत्येक उत्तराखंड वासी को भारत वापस लाने के लिए सीधे उनसे गुहार लगाई और उनसे रिक्वेस्ट करी। जिसके बाद से अजित डोभाल ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रत्येक भारतीय को वापस अपने स्वदेश जो है वो जल्द से जल्द लाया जाएगा। काफी लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर अजित डोभाल के अनुसार पहुंचाया गया है। जिसके बाद से देखिए अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 100 लोगों के परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क किया है और उनको डिटेल दी है। जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार हर एक जिलाधिकारी को इस तरीके से आदेश दिया है कि अपने अपने जिले के जैसे जितने भी बच्चे और लोग वहाँ पर यूक्रेन में फंसे हुए उनका डाटा एक तरीके से पूरा इकट्ठा किया जाए और जल्द से जल्द गृह विभाग को सौंपा जाए। जिसके बाद उनका वापस लाने की कार्यवाही उनकी करी जाएगी। अब देखिए आसपास एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्द जो है वो सरकार इस पर ध्यान में रखते हुए कितनी जल्द भारतीय को वापस उत्तराखंड में लेके आएगी। दीपक जी, कृष्णा, ये भी समझना चाहेंगे क्या बच्चों के संपर्क में परिजन हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी स्थिति की जानकारी परिजनों को मिल रही है ताकि वो उतने घबराए नहीं? बिल्कुल, देखिए अगर हम परिजनों की बात करें तो उनके अनुसार कई बच्चों से 2 लोगों के परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब संपर्क किया है तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे जो है वो लगातार हमारे संपर्क में है, फोन के माध्यम से उनसे बातचीत हो रही है और कुछ बच्चे जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच भी गए हैं। जो नहीं पहुंचे हैं उनको भी एक तरीके से प्रशासन जो है पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द किसी भी समय जो है उनकी टिकटें फाइनल हो सकती है। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार जो है उसको वापस स्वदेश लाने का काम करेगी। दीपक बिल्कुल, और डेटा जमा करने को लेकर जो अलग अलग जिलाधिकारी और एसपी को निर्देश दिया गया है उसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? अनुमानित कितनी संख्या होगी ऐसे लोगों की जो उत्तराखंड में रहते हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की बात करें तो 100 लोगों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिलाधिकारी को तरीके से आदेश दिए थे रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कि कौन कौन व्यक्ति आपके जिले से यूक्रेन में गया हुआ और वहाँ पे फंसा हुआ है, उसकी जानकारी जुटाने के लिए आदेश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ही दिए। लगता है आज शाम तक पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग वहाँ पर फंस रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार लगभग 250 से 300 व्यक्ति उत्तराखंड के जो है वो यूक्रेन में इस समय मौजूद है। और ये सभी छात्र हैं या फिर रोजगार के सिलसिले में भी जो लोग जाते हैं वो भी हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कई मेडिकल छात्र हैं जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा कई बिजनेसमैन भी है जो अपना कहीं तरह का बिजनेस जो यूक्रेन और रूस में कर रहे थे। जिसके बाद से देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है, सभी जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके लिए 2 नोडल अधिकारी भी सचिवालय में तैनात किए हैं, जिसमें पुलिस के 2 अधिकारी तैनात किए गए, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके नंबर भी
तरीके से जारी कर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर के तौर पर, और 112 नंबर पे भी सभी परिजन संपर्क करके अपने बच्चों की इस तरीके से डिटेल उन तक दे सकते हैं। देखिए लगातार सभी परिजन भी सरकार से संपर्क साध रहे हैं, और परिजनों की बात जो है अपने बच्चों से लगातार हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि काफी बच्चों की बात होते हुए वायरल हो रही है, क्योंकि कहीं यूक्रेन में जो बच्चे वहाँ पे मौजूद है वो लगातार इस तरीके से पीएमओ से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द स्वदेश जो है वापस ले जाया जाए। स्थिति काफी गंभीर जो है वो यूक्रेन में बनती जा रही है। दीपक जी कृष्णा, सीएम धामी ने केंद्र सरकार से भी संपर्क किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी इस मामले पर बातचीत की है। उन्होंने क्या बताया, केंद्र की ओर से क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो लगातार कल से ही सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी कार्यालय में संपर्क किया था, और वहां से एक तरीके से गुहार लगाई थी, जहाँ से उन्हें आश्वस्त किया गया था कि आप बेफिक्र रहिए, प्रत्येक भारतीय को अपने स्वदेश वापस लाया जाएगा। जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी पीएम कार्यालय में तो डिटेल मांगी थी सभी छात्रा की और लोगों की, कितने उत्तराखंडवासी वहां पर फंसे हुए। जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से बात करी है, जिन्होंने भी एक तरीके से उनसे डिटेल मांगी थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी हद तक डिटेल जो अभी तक सीएम हाउस को उनको प्राप्त हुई थी वो आगे फॉरवर्ड कर दी। जिसके बाद से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार एक तरीके से पूरा इस विषय को लेकर गंभीर है, लोगों को जानकारियां जुटाने के लिए, क्योंकि सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हमको जानकारी जो है वो सभी लोगों की मिल पाए, ताकि जल्दी से जल्दी सभी को स्वदेश वापस लाया जाए। दीपक जी, स्थिति पर नजर बनाए रखें कृष्णा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, करीब 250 से 300 लोग उत्तराखंड के ही सिर्फ ऐसे हैं जो यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। परिजनों से लगातार बातचीत हो रही है, बच्चे बता रहे हैं कि वो बंकरों में फिलहाल शरण लिए हुए हैं, सुरक्षित रहने के लिए अंडरग्राउंड हैं और परेशान हैं इन परिस्थितियों में कि कैसे वो घर वापस लौट पाएंगे, सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं। इसको लेकर वहाँ यूक्रेन में फंसे बच्चे तो परेशान ही हैं, वहाँ कारोबार रोजगार के सिलसिले में जो लोग गए हैं उत्तराखंड के वो भी परेशान हैं, तो यहाँ उनके परिवार के सदस्य भी काफ़ी परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सरकार भी इस विषय को लेकर काफ़ी तत्पर है, सजग है और सक्रिय है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से बात की है और केंद्र की ओर से आश्वस्त कराया गया है कि हर संभव प्रयास सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए किया जा रहा है। उत्तरकाशी डूंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देवडोलियों के सानिध्य में जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय विकास मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने देवडोलियों के साथ नृत्य कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हर साल मां रेणुका समिति डुंडा गांव की ओर से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार समिति ने मेले को 7 दिवसीय करने का निर्णय लिया। मां रेणुका माता मंदिर परिसर में मेले का शुभारंभ रेणुका देवी, कचूड़ देवता, नागराज देवता, रिंगाली देवी, समेश्वर देवता के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। विकास मेले में डुंडा, रणाली, अस्तल, भकड़ा, खट्टूखाल, वीरपुर, देवीधार समेत दर्जनों गांव के ग्रामीण शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने देवडोलियों के साथ रांसों तांदी नृत्य कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए देवडोलियों से आशीर्वाद दिया। मेला समिति के अध्यक्ष राजदीप परमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मेला शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी सन 1960 में टिहरी से विभाजित हो गया जिला बना था और 24 फरवरी 1960 में हम लोग एक नया जिला बना था। और जो जनपद स्थापना दिवस है के अवसर पर हम जो है 7 दिन का विकास मेला यहाँ पे आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ लोकगीत, जो हमारी जो लोकल आसपास की जो देव डोलियाँ हैं वो आती है, उनकी पूजा अर्चना होती है और उनका नृत्य होता है। यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बंकर के सहारे वहां सुरक्षित रह रहे हैं। इधर रूस के हमले के बाद परिजनों की सांसें यहां अटकी हुई है, वो लगातार फोन पर बच्चों का हालचाल ले रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के छात्र और अन्य लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि जो छात्र या लोग यूक्रेन में फंसे हैं जिनके लिए सरकार गंभीर है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी उत्तराखंड वासियों को सकुशल वापस ले आया जाएगा।
इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी ने भी यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि लगातार विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के संपर्क में है। इसके लिए हमने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, टोल फ्री नंबर जारी किया है और सरकार हर संभव मदद कर रही है। उत्तराखंड के सभी जो हमारे छात्र हैं या अन्य हैं, उन सभी के लिए पूरी तरह से सरकार गंभीर है और उसको लेकर हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, अन्य उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को वापस लाया जाए और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमने उसमें नोडल अधिकारी को भी बनाया है, एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। अभी हम अन्य भी जो समीक्षा है उसकी कर रहे हैं कि किस स्तर से हम बात कर सकते हैं। कल मैंने कुछ छात्रों के परिजनों से, उनके अभिभावकों से भी बात करी है, रश्मि बिष्ट जी से और अन्य लोगों से मैंने बात की है और जो भी हर संभव सहायता हो सकती है हमारी सरकार करेगी और हम करेंगे। हम लगातार विदेश मंत्रालय के और अन्य माध्यमों से उनके संपर्क में। अभी तक हमारे पास 78 लोगों की डिटेल आ चुकी है। बाकी और कोई छूटे होंगे तो मुझे लगता है आज उनके भी नाम पता सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको फिर आगे भेज दिया जाएगा। नहीं, देखिए वो तो कंपाइल हो रहा है कि भाई एक नेशनल लेवल पे भी तो कंपाइल हो रहा होगा ना कि हमारे कितने लोग हैं वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं से डाटा उन्होंने भी इकट्ठा किया होगा। कई बारी जहाँ से डाटा लेते हैं वो पूरी तरह से उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ छूट जाती हैं, तो इसलिए हम स्टेट का हमारा कोई आदमी छूटने ना पाए, इसलिए हम पब्लिक से भी इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी जो उत्तराखंड के निवासी हो जो यूक्रेन में है तो वो हमारे पास हम कंपाइल्ड करके एक लिस्ट जो है एमईए को भेज सकें जिससे कि इसमें आगे के कदम उठाए जा सके। पास वो डाटा एज सच नहीं होता, किंतु अभी हमने इकट्ठा किया तो अभी तक हमारे पास 78 लोगों का डाटा आ गया है। तो अभी प्रचारित हो गई है हेल्पलाइन, सबको पता चल गया, आज के मीडिया में भी सब जगह आ गया है। तो मुझे लगता है एक आध कोई बच गए होंगे किसी के लोग जो नोट हमारे तक नोट में नहीं आया होगा, हमारे नोटिस में, आज वो आ जाना चाहिए। तो सभी का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उन सबकी सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब जीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक से बिना बिल का तंबाकू उत्पाद जब्त किया। इस मामले में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर सुनीता पांडे ने कहा कि हमने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और मौके से बिना बिल का तंबाकू उत्पाद बरामद किया है जिसे जब्त किया जा रहा है। विभागीय कार्रवाई के बाद ही आकलन किया जाएगा कि कितने का माल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन एक आई थी कहीं से कि सूचना रात को मुखबिर ने दी थी कि यहाँ पे कुछ पान मसाला और सफल खैनी का कुछ बिना बिल का माल आया हुआ है, तो उसी का मिलान करने के लिए हम लोग आए थे। जो बिना बिल्टी का पाया गया है उसको हम लोग उठा के अपने ऑफिस ले गए हैं, पेनल्टी वगैरह जमा करा के उसके बाद छोड़ेंगे। बाकी सारा जो भी गोडाउन थे वो खुलवा के मिलान कराया गया। लालकुआं कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सकुशल वापस लाने को लेकर भारत सरकार से मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच हालात बने हैं, ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द यूक्रेन से भारत के लोगों को वापस लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अब बौखला चुकी है, इनकी जो बौखलाहट है बिल्कुल सामने में आ रही है। लेकिन जो हमारे माननीय हरीश रावत जी ने जो कहा वो एकदम स्पष्ट था। उसमें निर्वाचन आयोग ने कड़ी से कार्रवाई की। विद्युत वितरण खंड श्रीनगर बिजली के बकाये बिल की वसूली पर जुटा है। नए वित्तीय वर्ष से पहले विद्युत विभाग उन सभी उपभोक्ताओं को सूचना दे चुका है जिनके बिल लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। इसमें मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी विभाग शामिल हैं। वहीं विद्युत वितरण खंड श्रीनगर ने 3 बड़े संस्थानों को चिन्हित किया है जिन पर सबसे ज्यादा बकाया है। इसमें बीएसएनएल, जल संस्थान और नगर क्षेत्र के स्कूल शामिल हैं। वहीं अधिशासी अभियंता ने कहा है कि बीएसएनएल पर अभी 15 लाख रुपए तक का बकाया है। साथ ही जल संस्थान श्रीनगर पर करीब 20 करोड़ का बकाया। इसके लिए सभी संस्थानों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य छोटे बड़े बकायाधारियों को भी सूचित किया गया है।
यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सकुशल वापस लाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो यहां मौजूद वहां रहने वाले बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। रूस के हमले के बाद परिजनों की सांसें अटकी हुई है। वो लगातार फोन पर बातचीत कर वहां लोगों का हालचाल जान रहे हैं। फंसे छात्रों ने बताया कि सरकार ने बंकर बनाए हैं, उन्हीं में वो छिपकर जान बचा रहे हैं। पौड़ी में प्रशासन की टीम ने समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सामने आया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला विकास अधिकारी विभाग, पेयजल निगम, राजकीय सिंचाई उद्यान, निजी लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति कल्याण, समाज कल्याण, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कम धनराशि खर्च की है, जिस पर डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बची हुई धनराशि को जल्द ही विकास कार्यों में खर्च करने और अधूरे विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पद के विभागों के जो कार्यों की प्रगति थी उसको आज एक बार रिव्यू किया गया है। कुछ विभाग जो है वो अपना कार्य को जो तय समय सीमा होती है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे और उनका बहुत प्रगति जो है वो कम दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी विभागों को जो है शोकॉज नोटिस हम जारी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिला योजना में हमारा जो प्रगति है वो 90% तक हम कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग उसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिशा में जो विभाग पीछे रह जाते हैं उनको हम आज चेतावनी दिया है कि उसको काम को बढ़ाया जाए। साथ में जो ऐसे विभाग है जिनका पास में राज्य सेक्टर में पैसा खर्च होना अवशेष है, उन सभी डिपार्टमेंट्स को चिन्हित किया है। लगभग 10 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में अत्यधिक धनराशि जो है अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उनको शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्णय किया है। इसमें प्रमुखता से वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, पेयजल निगम और सिंचाई विभाग शामिल हैं और सभी विभाग जिनका 20 पॉइंट प्रोग्राम में अच्छा प्रगति नहीं था उनको ये निर्देश दिया है कि आपका जो वार्षिक लक्ष्य है उसके अनुरूप आप कार्रवाई करें और जो डिपार्टमेंट्स अपना कार्रवाई को 5 तारीख तक नहीं करेगा उनके खिलाफ हम जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा कीर्ति नगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने बस को बैक करते हुए 62 वर्षीय बुजुर्ग को रौंद दिया। बुजुर्ग को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति चमोली के थराली के रहने वाले बुजुर्ग केदार सिंह के रूप में चिन्हित किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।